पीड़ाओं के राजमहल में जितने दिन रहना होता है, उतने दिन कवि हो जाता हूँ, सुख दुख सब सहना होता है। यह पंक्तियां हैं लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार अरुणेश मिश्र जी के एक गीत की। अपनी रश्मियों से जो दिग दिगंत को रोशन करते हैं और हिंदी साहित्य में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, वो और कोई नहीं अरुणेश मिश्र जी हैं। आपकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए आपको हिंदी की विभिन्न संस्थाओं द्वारा समय समय पर सम्मानित व पुरस्कृत किया जाता रहा है। हिंदी साहित्य एमए में गोल्ड मेडलिस्ट अरुणेश मिश्र जी स्वयं नहीं बोलते, आपकी रचनाएं बोलती हैं। कारगिल का बलिदान बोलता है खंड काव्य। चूंकि आप गिद्ध हैं, व्यंग रचना आपको हिंदी साहित्य में व्यंग विधा पर जबरदस्त पकड़ है। आप उनको एफबी पर पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर व्यंग लिखते हैं। काव्य कला के साथ साथ अरुणेश मिश्र जी पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े रहे हैं। आपने दैनिक प्रतिदिन, साप्ताहिक व्योम जगत, तरुण क्रांति, सरस्वती सुमन आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन और कॉलम लेखन किया है। अनियतकालीन पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। मूलतः शिक्षक से प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहे अरुणेश जी की साहित्यिक पृष्ठभूमि बहुत विस्तृत है। हम बहुत कुछ जानेंगे आज कोना मनका के अपने चैनल में। तो चलिए हम शीघ्र ही आमंत्रित करते हैं अपने अतिथि अरुणेश मिश्र जी को और जानते हैं उनकी साहित्यिक पृष्ठभूमि के बारे में। आपको नमस्कार। वो कौन है जिसने आपको पूरा का पूरा आसमान दिया चमकने के लिए? ये तो माँ सरस्वती की ही अनुकंपा है जी। और माँ सरस्वती की कृपा से हमारा जो पूरा परिवार है, जहां हमने जन्म लिया, वहां हिंदी की श्रीवृद्धि का ही कार्य हुआ है। हमारे पिताजी हिंदी के प्राध्यापक थे। जी। बड़े भाई कानपुर विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक थे और पाठ्यक्रम एवं शोध समिति के वो संयोजक भी रहे विश्वविद्यालय के। और हम भी हिंदी के ही प्रवक्ता थे और प्रधानाचार्य पद से हमने अवकाश प्राप्त किया। पिताजी ने 4 पुस्तकें लिखी, बड़े भाई ने ध्रुव स्वामिनी खंडकाव्य और कई एक पुस्तकें लिखी, और हमने भी 3-4 पुस्तकें, हमारी 3 पुस्तकें प्रकाशित हैं। कारगिल का बलिदान बोलता है, चूंकि आप गिद्ध हैं, हाँ। पतित से पावन हो गए जी। और कई एक प्रकाशनाधीन है। तो माँ सरस्वती की कृपा है। और जो हमारे वरेण्य साहित्यकार हैं, जैसे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर है, मैथिली शरण गुप्त है, राम नरेश त्रिपाठी है, नागार्जुन बाबा नागार्जुन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके साहित्य को, अज्ञेय जी, धर्मवीर भारती, इनके साहित्य को पढ़ने के पश्चात हमको अनेक साहित्यकारों को पढ़ने के पश्चात जो हमारी ज्ञान वृद्धि हुई, सोचने और चिंतन करने की क्षमता जो प्राप्त हुई, हम उसके ऋणी हैं। सरस्वती और माधुरी जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाएं और उसके पश्चात जो पत्रिकाएं साहित्यिक क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान रखती हैं, उनसे हमको पर्याप्त ज्ञान वृद्धि हुई और साहित्य की अधुनातन जो विधाएं हैं, दिशाएं हैं, उनका हमको सम्यक ज्ञान प्राप्त हुआ और उन्हीं सबको श्रेय जाता है। बहुत अच्छा। वर्तमान में भी आप सब लोग हैं, बहुत अच्छा लिखने वाले लोग हैं, उनको हम पढ़ते रहते हैं, उनके लेखन की दृष्टि से हम अवगत होते रहते हैं और उससे भी सीखते हैं। सीखने की प्रवृत्ति में हम कभी ध्यान नहीं देते कि छोटे ने लिखा है या बड़े ने लिखा है।
जिसके पास प्रतिभा है, प्रतिभा की कोई उम्र नहीं होती, जी वो किसी भी आयु वर्ग में विद्यमान है और हम उससे कुछ कुछ प्राप्त करने की चेष्टा अवश्य करते हैं। ये आपका बड़प्पन है, आपकी महानता है कि आप हर एक से सीखते हैं। आपकी बहुत कई रचनाएं हैं, जैसे आपने भी जिक्र किया कि कारगिल का बलिदान बोलता है, खंड काव्य, चूंकि आप गिद्ध हैं, और एक अभी रचना आपने और बताई। और वैसे भी पतित आप से पावन हो गए। पति से पावन हो गए। और आप जी। वैसे भी व्यंग में भी आपका कहना चाहिए कि गजब की पकड़ है कि आप समसामयिक विषयों पर बहुत सीधा कटाक्ष करते नजर आते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि आप, यूं तो हर लेखक को अपनी सभी रचनाएं प्रिय होती, और विविध विधाओं में लिखने के कारण उसे जो है वो विषय की तो जाहिर सी बात है जानकारी होती है। कौन सी विधा आपको सबसे ज्यादा रुचिकर लगती है और क्यों? नहीं, वैसे तो प्रायः हम प्रत्येक विधा में लिखते रहते हैं। लिखते हैं और प्रत्येक रस में लिखते हैं, जी लेकिन चूंकि हमें मंच पर, कवि सम्मेलन के मंच पर जाना पड़ता है, जी तो उसमें कुछ व्यावसायिकता का भी ध्यान रखना पड़ता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और मंच पर हम व्यंग्य ही पढ़ते हैं, हाँ व्यंग्य ही सुनाते हैं, और अ, हमारा दृष्टिकोण है कि समाज की जो व्यथा है, विसंगति है, विषमताएं हैं, जी उनको व्यंग्य के माध्यम से सुरुचिपूर्ण तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, वाणी दी जा सकती है, और जो श्रोता सामने बैठे हुए हैं या दर्शक सामने बैठे हुए हैं, उनकी ग्राह्यता शक्ति व्यंग्य के क्षेत्र में अन्य रसों और विधाओं की तुलना में कुछ अधिक है। जी, बिल्कुल सही इसलिए, आपने कहा। जी, हाँ, इसलिए व्यंग्य को हम प्रमुखता देते हैं और लिखते हैं। इसमें एक और भी अच्छी बात है कि आप हंस करके अपनी बात कह देते हैं, और लोगों तक पहुंच जाती है और सीधी पहुंचती है। तो बुरा भी नहीं लगता है और हमारी बात भी लोगों तक पहुंच जाती है। आपको अपनी कौन सी रचना सबसे प्रिय है, हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर कोई पढ़ना चाहे तो आपकी किताब, तो उसके बारे में, अपनी रचनाओं के बारे में कुछ संक्षिप्त प्रकाश डाल दीजिए। ये जो कारगिल का बलिदान बोलता है, जी ये हमारी वीर रस में रचना। अ, छोटा सा खंड काव्य है, जी और ये सन 2000 में प्रकाशित हुआ था, जी जब कारगिल का युद्ध हुआ था और कैप्टन मनोज पांडे शहीद हुए थे, वीर गति को प्राप्त हुए थे। जी चूंकि वो मूलतः सीतापुर जनपद के रहने वाले थे, वो पूरा परिवार यहीं का है, इसलिए हमारा दायित्व था, एक साहित्यकार का दायित्व था कि देश की रक्षा करते हुए जो वीर शहीद हुआ है उसका यशोगान किया जाए, और पराक्रम और शौर्य की जो परंपरा है उससे युवा समाज प्रेरणा लेता रहे, और देश में राष्ट्रीय एकता की जो भागीरथी है वो सतत प्रवहमान रहे। और हम लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि हमारा ये जो खंडकाव्य है, कारगिल का बलिदान बोलता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो वो जरूर। इसको अवश्य पढ़ें। मेरी भी दर्शकों से अपील है कि आप इन पुस्तकों को जरूर पढ़ें, और ये भी बताइए सर कि अगर इन्हें प्राप्त करना चाहें तो कहाँ से प्राप्त करें? एक तो जो कारगिल का बलिदान बोलता है उसके अ, दो संस्करण प्रकाशित हुए थे, जी एक सन 2000 में और एक सन 2002 में। और अब वो प्रकाशन में नहीं है, उसकी मांग चल रही है कि उसका पुनर्प्रकाशन किया जाए, जी तो वो प्रकाशित होएगी। वैसे हमारा जो यूट्यूब चैनल है कविताभा, जी, उस पर ये पूरा खंड काव्य पड़ा हुआ है, सुना जा तीन, सकता है। हाँ, 3 सीरियल में पड़ा हुआ है और सुविधा से प्राप्त हो जाएगा। और ये जो हमारी व्यंग की 2 पुस्तकें हैं,
व्यंग संग्रह है क्योंकि आप गिद्ध हैं, ये भी अमेजन पर उपलब्ध है। और पतित से पावन हो गए, ये वो न्यू इंडिया पब्लिकेशन दिल्ली ने प्रकाशित किया, ये भी अमेजन पर उपलब्ध है। जी और इसको अवश्य पढ़ें। इसमें देश की राजनीति, समाज नीति, शिक्षा नीति को बहुत ही अच्छी तरीके से और जो विसंगतियां हैं व्यक्त करने का हमने प्रयास किया है, जी जिसका मूल्यांकन हिंदी के समीक्षक और हमारे पाठकगण ही कर पाएंगे। वैसे कविता तो सबको अपनी अच्छी लगती है, तो हमको जहां दूसरों की भी अच्छी लगती है तो अपनी भी अच्छी लगती है। जी, जाहिर सी बात है कि आप इतना अच्छा लिखते हैं। हम तो आपका, चूंकि आप सोशल मीडिया के सबसे ज्यादा सक्रिय साहित्यकार हैं और हम आपको पढ़ते रहते हैं, तो आजकल जो ये सोशल मीडिया का दौर है जिसमें सभी लोग कुछ कुछ लिख रहे हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? अगर आपसे हम कहें कि एक साहित्यकार होने के नाते उन्हें कोई सलाह देना चाहें, तो आप क्या कहना चाहेंगे? एक तो ये जो कोविड आया, जी कोविड-19 आया देश में, तो इसने साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में हम्म मतलब इसका लाभ मिला। जी लाभ ये मिला कि हर चीज बंद हो गई, सड़क पर निकलना बंद हो गया, ऑफिस कॉलेज बंद हो गए, परिवहन के साधन बंद हो गए, रेल बंद हो गई, और वो लंबे अरसे तक बंद रहा। जी तो जो जो स्त्री और पुरुष, युवक और युवतियां जो क्रिएटिव थी, सृजनशीलता थी, जिनके अंदर सर्जना की शक्ति थी, वो कमरों में अवश्य बंद थी, लेकिन वो विकसित और पल्लवित नहीं थी। जी उनके सामने संवाद करने की जो भौतिक स्थितियां थीं, मित्रों के साथ बैठना, स्कूल कॉलेज जाना, विश्वविद्यालय जाना, पुस्तकालय जाना, वो सब स्थगित हो गया था। तो कमरे में बैठ करके जहां पूड़ी और पकवान बनने का सोशल मीडिया पर प्रवाह चला, तो वे प्रतिभाएं जो कि कहानी लिखती थी, कविताएं लिखती थी, लघु कथाएं लिखती थी, आदि आदि विभिन्न विधाओं में, और गायन में जिनकी बहुत रुचि थी लेकिन लोगों को जानकारी नहीं थी, तो ये बाहर न निकल पाने की विवशता के कारण वो सोशल मीडिया पर पूरा का पूरा विस्फोट हो गया। जी बिल्कुल और सही। उस विस्फोट के होने से साहित्य, संस्कृति और कला को बहुत लाभ हुआ, बहुत क्रिएटिविटी को बहुत लाभ हुआ। वे प्रतिभाएं जो छिपी हुई थी वो प्रकाश में आ गईं, और उनके प्रकाश में आने से एक चीज ये हुई कि जो मठाधीश थे, जमे हुए थे कवि सम्मेलनों के मंच पर, संगीत और संस्कृति के मंच पर, वे धराशायी हो गए, क्योंकि उससे अच्छी प्रतिभाएं आ गई जो मोनोपोली छिपी खत्म हुई हुई। थी। हाँ, तो मोनोपोली उसकी खत्म हुई। खत्म हो गई। दूस- हाँ और दूसरी बात यह है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दो ही चीजें थी, चैनल और समाचार पत्र, जी और पत्रिकाएं जो पीरियाडिसिटी, नियतकालीन या अनियतकालीन थी। उन लोगों की मठाधीशी समाप्त हुई। प्रतिभा संपन्न लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल बना लिए, जी अपने फेसबुक पर पेज बना लिए, अपनी वेबसाइट बना ली, और अपना पूरा साहित्य जो है वो वो उड़े उनका दिया। आ गया। तो ये कोविड से इतना लाभ अवश्य हुआ। जी तो इससे मठाधीशी लोगों की समाप्त हुई, छिपी हुई प्रतिभाएं सामने आ गई, और अच्छी अच्छी प्रतिभाएं सामने आ गई। हमको तो बड़ा आश्चर्य होता है कि वे लोग जिनको हम ये समझते थे कि ये बुद्धू टाइप के लोग हैं या नहीं लिखने और पढ़ने वाले लोग हैं, वो सब इतना अच्छा लिखते हुए और पढ़ते हुए मिले कि मन प्रसन्न हो गया। और हमको लगा कि माँ सरस्वती का आशीर्वाद चंद लोगों के ही पास नहीं है, अधिकांश लोगों के पास है।
बस देश काल परिस्थिति और वातावरण की आवश्यकता है, और उसी का प्रतिफलन आज हमको सोशल मीडिया पर दिखाई पड़ता है। नहीं तो आज हम डॉक्टर सुमन द्विवेदी से कैसे परिचित हो पाते हैं। वो अरे सर, हम अपना भी बताएं कि जब 2020 में हम सब घरों में कैद हो गए और हमारे बच्चों की पढ़ाई वीडियो के थ्रू होने लगी, और जब पहली बार हम लोगों को वीडियो बनाने के लिए कहा गया कि आप वीडियो बनाकर बच्चों को भेजिए, तो ये लगने लगा कि आप जब ऑनलाइन पढ़ाने लगे तो ये तो, अरे पेरेंट्स तो हमारे घर के अंदर आ गए और जी। वीडियो बना के भेज रहे हैं, तो ये एक लाइफ टाइम दस्तावेज की तरह होगा। हम पता नहीं कैसे दिख हम्म। रहे होंगे और बच्चों को क्या समझ में आ रहा होगा। तो हम्म। कई कई रीटेक करके हम लोग वीडियो बनाते थे कि एक बार पोस्ट कर दिया तो वो उनके घर चला जाएगा और फिर वो कभी भी ओपन करके उसे देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत नहीं, इसका एक और लाभ हुआ। जी लोगों ने अपने उच्चारण शुद्ध किए, जी। लोगों ने अपनी व्याकरण शुद्ध की, और अपना पहरावा पहरावा शुद्ध किया, स्वच्छ रहने लगे, निर्मल रहने लगे। जी इसलिए कि हम अच्छा दिखें, हम हाँ। अच्छा लिखें और अच्छा। अच्छा बोलें। जी तो इस क्षेत्र में प्रगति हुई। बिल्कुल। आप की उपलब्धियां और पुरस्कारों की अगर हम बात करें अरुणेश जी, तो तमाम हैं। कैसे देखते हैं अपनी उपलब्धियों को? देखो, पुरस्कारों को तो हमने कभी भी महत्व नहीं दिया। अच्छा। इसलिए नहीं दिया कि जब हम लिखेंगे तो सम्मान मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा। जी और कोई भी पुरस्कार या सम्मान छोटा नहीं होता है, बिल्कुल। सदैव हमें प्रोत्साहित करता है, हमारे अंदर ऊर्जा भरता है, और हमें पढ़ने और अच्छा लिखने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए जिन संस्थाओं ने, हमको लगता है कि हमको 2000 से ऊपर पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हो चुके होंगे, हम्म। और उसकी कोई सूची नहीं है हमारे पास, कोई लिस्ट नहीं है। अब कवि सम्मेलन ही हमने कम से कम 2-2,500 3,000 किए हैं। अभी तक पढ़े होंगे। अब पिछले 40 वर्ष से तो यही कर ही रहे हैं। जी तो ये है कि अच्छा लिखना चाहिए और अच्छा पढ़ना चाहिए। पुरस्कार सम्मान तो मिलते ही हैं, और वो ऊर्जा भरते हैं हमारे अंदर, और अच्छी सृजनशीलता का निर्माण करते हैं। उनका महत्व है। और जिन लोगों ने हमको सम्मानित किया, पुरस्कृत किया, उनके प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने हमारी मेधा को पहचाना और उसे यथोचित सराहा। सम्मान दिया। जी। हमारे दर्शकों को चलते चलते कुछ सुनाइए कि आप बहुत अच्छा व्यंग लिखते हैं, जैसे कि अभी हमने बात की, और आप कई मंचों पर, जैसा आपने बताया कि आप व्यंग का सहारा लेते हैं, और क्योंकि दर्शकों को वही पसंद है और वो सुनना भी चाहते हैं। इतनी किताबें, इतना कुछ लिखने के बाद चलते चलते हमारे दर्शकों को कुछ सुनाइए। देखिए, बड़ी छोटी छोटी रचनाओं से आपको जोड़ रहे हैं। हम तो 2 लाइन की और 4 लाइन की ही की भी कविता लिखते हैं, और 2000 और 4000 पंक्तियों की भी कविता लिखते हैं। जी बस ये है कि देखते हैं कि हमको कहाँ पर कौन सी सुनानी है। जी। तो कुर्सी के आगे परतंत्र हम, पुर्जे अच्छा। नटबोल्ट कभी यंत्र हम। कुर्सी के आगे परतंत्र हम, पुर्जे नटबोल्ट कभी यंत्र हम। चर्चित है स्वीकृत प्रस्ताव से, अस्वीकृत जनता के मंत्र हम। संविधान संशोधन सा चरित्र, संबोधन शाश्वत जनतंत्र हम। अर्थ, कर्म, ज्ञान, बुद्धि निरपेक्ष। धर्म अर्थ का ज्ञान बुद्धि निरपेक्ष, भाषण सापेक्ष। मूल मंत्र हम, आयातित कागज पर लिखते हैं। सोशलिस्ट भारत स्वतंत्र हम, आयातित कागज पर लिखते हैं। सोशलिस्ट भारत स्वतंत्र हम, कुर्सी के आगे परतंत्र हम। पुर्जे नटबोल्ट कभी यंत्र हम। ये बहुत 40 वर्ष पुरानी
गजल है, 40 वर्ष पुरानी। पहले लिखी थी। अब कोई अभी की सुनाइए। अभी की आपको सुनाते हैं, क्योंकि हर एक का, देखिए, कुछ लोग आदमी नहीं हुक्का है, कुछ लोग आदमी नहीं हुक्का है, चाहते हैं हम हुक्के की तरह राजमहल की शोभा बढ़ाएं। बहुत बढ़िया। कुछ लोग आदमी नहीं हुक्का है, चाहते हैं हम हुक्के की तरह राजमहल की शोभा बढ़ाएं। राजा और मंत्री हमें मौके बेमौके गुड़गुड़ाएं, राजा और मंत्री हमें मौके बेमौके गुड़गुड़ाएं। उनकी एक फूंक से हम सुलग कर लपटे छोड़े, उनकी एक फूंक से हम सुलग कर लपटे छोड़े। देश समझे दरबार के हर हुक्के में चमक है, रोशनी है। बहुत देश ये समझे दरबार के हर हुक्के में चमक है, रोशनी है। हर हुक्का इसी बात से प्रसन्न है कि महल का सारा वैभव वो नशा हमारे जैसे हुक्कों पर टिका है। इसी बात से हर हुक्का इसी बात से प्रसन्न है कि महल का सारा वैभव वो नशा हमारे जैसे हुक्कों पर टिका है। एक और देखिए, कविता का शीर्षक है हाँ बिल्कुल बिल्कुल। थिंक टैंक। थिंक टैंक। थिंक टैंक, हाँ सुनाइए। जब किसी भी देश में सारे के सारे सीवर टैंक अपने को समझने लगे थिंक टैंक, जब किसी भी देश के सारे सीवर टैंक अपने को समझने लगे थिंक टैंक, तो कितने असहाय हो जाते हैं संस्कार, व्यवहार, सुख समृद्धि, योजनाएं, बैंक। तब कितने असहाय हो जाते हैं संस्कार, व्यवहार, सुख समृद्धि, योजनाएं, बैंक। गंगा से निकलने वाली वाटर लाइन राजपथ पर आते आते सीवर लाइन में मिल जाती है। गंगा से निकलने वाली वाटर लाइन राजपथ पर आते आते सीवर लाइन में मिल जाती है। ये सब देखकर मनुष्यता की नींव हिल जाती है। ये सब देखकर मनुष्यता की नींव हिल जाती है। बहुत बढ़िया अरुणेश जी। समय सीमा के कारण हमें आपको जो है वो आपका आभार प्रकट करना पड़ेगा कि आप आए, लेकिन हम इसको एपिसोड में बनाना चाहेंगे और हम आपसे फिर से मिलना चाहेंगे और अपने दर्शकों से आपकी मुलाकात कराना चाहेंगे। आप हमारे कोना मन का के मंच पर आए और आपने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। आप जैसे कवियों के हम लोग प्रतीक्षा करते हैं कि आप आएं और हमारे दर्शकों को संबोधित करें, कुछ उन्हें सुनाएं और कोई घटना भी हमें बताएं अपने जीवन की, कि जिस घटना के कारण एक लेखक मन जो है वो उसमें कुछ बदलाव आया हो या उसने कुछ सीखा हो, या उस वो कुछ समाज को देना चाहता है, उस घटना ने कुछ उसके जीवन में ऐसा गहरा प्रभाव डाला है, चाहे वो परिजन का हो या किसी का भी हो, तो वो हम जरूर आपसे सुनना चाहेंगे। व्यक्ति लिखता है, सोचता है, विचारता है, जी। वो कहीं न कहीं और किसी न किसी घटना से आहत अवश्य होता है। लेकिन कहना नहीं चाहता। हमने ये हमने ये अनुभव किया है हाँ। कि ये जो विशेष मेधाएं हैं, जी। वो किसी भी क्षेत्र में कार्य करती हो, उससे ऊपर के बैठे हुए जो लोग हैं, उनके लिए वो सहन कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। जी बिल्कुल सही बात। अगर अध्यापक प्रतिभाशाली है तो ये प्रिंसिपल के लिए कष्टप्रद है कि बिल्कुल सही। इसकी लोकप्रियता हमसे अधिक क्यों है। जी। और यदि प्रिंसिपल ज्यादा सामाजिक है, सोशल है, लोगों के अच्छे संबंध हैं, तो ये प्रबंधक के लिए कष्टकारक है कि हमसे ज्यादा प्रभाव हमारे प्रिंसिपल का कैसे है। वो ये नहीं देखता है कि ऐसे ही राजनीति में है, प्रशासन में है, प्रत्येक क्षेत्र में है, और इसका लोगों को खामियाजा उठाना पड़ता है, भुगतना पड़ता है, जो बहुत बारीकी से हमने अनुभव किया है। और वो पीड़ा और वो जो वेदना है, वो वक्तव्यों के माध्यम से,
लेखन के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से अवश्य व्यक्त होती है। बिल्कुल हमारे सही। व्यंग लेखन, ये बड़ी सूक्ष्म बात है जिसको लोग नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं, लेकिन नहीं। है ये चीज। जी। और कोई नहीं सहन कर सकता है। भाई, पार्टियों में विद्रोह क्यों होता है? इसलिए होता है कि जो मठाधीश बना बैठा हुआ है वो समझता है कि सबसे बुद्धिमान हम ही है, सबसे विवेकशील हम ही है। तो जहां वो अपने को स्थापित करने के प्रयास में लगा है, तो अपने ही साथ की दूसरी मेधाओं को नष्ट करने में भी लगा हुआ है, उसको मंच से हटाने में भी लगा हुआ है। तो ऐसी विसंगतियां विभिन्न क्षेत्रों में है, राजनीति में है, समाज नीति में है, अर्थनीति में है, और परिवार में है, जातियों में है, धर्मों में है। धर्मों की स्थिति तो ये है कि आप एक ही मंच पर एक ही धर्म के लोगों को आप बैठा नहीं सकते हैं। सब अपनी अपनी कुर्सी लाएंगे, अपना अपना सिंहासन लाएंगे, समान नहीं बैठे। तो ये लोग जो है वो हिंदुओं को एक करेंगे, ये लोग मुसलमानों को एक करेंगे, बौद्धों को एक करेंगे, अपने धर्म का कार्य करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये अहंकार के जो है वो शिखर पुरुष हैं। ऐसे लोगों से सचेत रहने की और सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो समान बैठना नहीं जानता है, जो समानता का पक्षधर नहीं है, वो समाज का हित नहीं कर सकता। इसलिए विसंगतियां जन्म लेती हैं, विद्रूपताएं जन्म लेती हैं। हम लोग कहें कुछ भी, लेकिन अनुभव में इस प्रकार की चीजें आती हैं। हमारे व्यंग का जन्म ऐसी स्थितियों में हुआ। हमने यद्यपि गीत भी लिखे हैं, श्रृंगार के भी लिखे हैं, अंगार के भी लिखे हैं, और भक्ति का तो हमारा बहुत ज्यादा साहित्य है। हम ईश्वर के भक्तों में से हैं, और अवश्य कोई न कोई एक भक्ति की रचना अवश्य लिखते हैं। और जाने कितने धर्मोपदेशक हैं जो भागवत का पाठ करते हैं और राम कथा पढ़ते हैं, कृष्ण कथा पढ़ते हैं। वे हमारे छंदों को, हमारी घनाक्षरीय सवैया को, हमारे गीतों को, जो भक्ति परक हैं, वो मंचों से उसको पढ़ते हैं, उद्धृत करते हैं। तो अपने को प्रसन्नता होती है कि हमारा लिखा हुआ जो है वो धर्मोपदेशक भी पढ़ते हैं और हजारों हजार श्रोताओं को सुनाते हैं। जी। बहुत धन्यवाद। आपके प्रति आपकी विनम्रता को हम प्रणाम करते हैं। जब भी आप स्मरण करेंगी, आपके चैनल पर हम अवश्य ही अपने विचार को अभिव्यक्त करने के लिए उपस्थित रहेंगे। नमस्कार। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपको नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे मंच पर आए और आपने अपनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की। हम आपसे पुनः मिलेंगे और विस्तार से हिंदी साहित्य की विविध विधाओं पर बातचीत करेंगे, आपकी रचनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। आभार।